हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री फ्रॉम जीनियस चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास लेखन के एक नए स्वरूप की, जिसे कि हम सबाल्टर्न अध्ययन या सबाल्टर्न स्टडीज के नाम से जानते हैं। ये अध्ययन जो है, ये इतिहास लेखन की सबसे नवीन परंपरा के तौर पर हम इसे जानते हैं। 20वीं शताब्दी के आखिरी 2 दशकों के दौरान, खासतौर से 1980s में यह परंपरा जो है ये शुरू होती है। इसे सबाल्टर्न स्टडीज का नाम दिया गया और ऐसा माना जाता है कि इतिहास के अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है वो आम लोग हैं, जबकि पहले ये माना जाता था कि इतिहास लेखन जो है वो जो राजाओं महाराजाओं या बड़े बड़े अधिकारियों, कुलीन तंत्र वगैरह, इनके साथ इसे जोड़ा जाता था। तो आम लोगों को, इन लोगों ने, ये जो इतिहासकार थे नई परंपरा वाले, इन्होंने इसके साथ इसे जोड़ना शुरू किया। और सबाल्टर्न इतिहास लेखन के बारे में आपको मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि इसे पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है। अब सबाल्टर्न अध्ययन के इतिहासकार ये दावा करते हैं कि वो मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी परंपरा के जो अभिजाती प्ररूप जो है, बुर्जुआजी जो एलीट उसकी फॉर्म है, उसका ये एक संशोधित रूप है। और मैं ये मानता हूं कि इसे हम मार्क्सवादी परंपरा का ही एक विकसित रूप जो है उसके तौर पर जान सकते हैं। सबाल्टर्न जो है ये लैटिन भाषा के 2 शब्द सब और अल्टरनस के तौर पर इसे जाना जाता है। ये 2 शब्द हैं। सब जो है इसका मतलब है लोअर या निम्न, जबकि अल्टरनस जो है इसका मतलब है बाकी सब, शेष सब। अब इंग्लैंड का इतिहासकार ईपी थॉमसन, उन्होंने इस परंपरा को या ये जो सबाल्टर्न है इनके लिए उन्होंने शब्द उपयोग किया हिस्ट्री फ्रॉम डाउन बिलो। लेकिन पहली बार अगर इसके लिए सबाल्टर्न वर्ड यूज किया तो वो एंटोनियो ग्राम्सी का नाम हम लेते हैं। ये इटली के एक भाषा विज्ञानी थे, लिंग्विस्टिक थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। मार्क्स की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और इटली की साम्यवादी पार्टी के ये नेता भी बन गए। इन्होंने बहुत कुछ, मतलब कि जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद जो कृषि आंदोलन इटली में चला उसका इन्होंने नेतृत्व भी किया। जब मुसोलिनी का उत्थान हुआ तो उसकी तानाशाही सरकार के विरोध में इन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे। नतीजा इसका ये हुआ कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने अपना बाकी का समय जो है ज्यादातर वो कैद में ही व्यतीत किया। जेल में रहते हुए इन्होंने कुछ नोट्स जो हैं वो लिए। एक था सिलेक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल राइटिंग्स और दूसरा था सिलेक्शंस फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स। दुनिया के बदले हालात पर मार्क्सवादी सिद्धांत जो है, with the process of production is the foundation of social development and change. Economical transactions determine the direction of social development, thoughts and culture. इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक विकास और परिवर्तन की नींव उत्पादन की प्रक्रिया है। आर्थिक व्यवहार सामाजिक विकास, विचारों और संस्कृति को निर्धारित करते हैं। कि जो आर्थिक विकास है ये अपने आप ही नहीं हो जाता, बल्कि इसमें सामाजिक
विकास किस तरह से चल रहा है, इसकी क्या प्रक्रिया है, सोच विचार की क्या प्रक्रिया है, संस्कृति की क्या प्रक्रिया है, ये सारे मिलकर इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन ग्रामसी ने इसके उलट लिखा, कहते हैं कि दो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन is the foundation of social life. The cultural building on it is of the same essence. Social change gives speed and direction to culture. उनका ये मानना है कि यदि आर्थिक व्यवहार जो है वो सामाजिक जीवन और संस्कृति को की नींव है, लेकिन इनके ऊपर सांस्कृतिक निर्माण का भी उतना ही महत्व है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो संस्कृति को गति देते हैं और दिशा देते हैं। मतलब ये है कि ये दो चीजें जो हैं, गति और दिशा, कहते हैं कि ये दो चीजें जो हैं निश्चित रूप से वो इसे प्रभावित करती हैं। अब ग्रैम्सी की अगर हम बात देखें तो वो जो मजदूर वर्ग है, जो इस वर्ग से वो बहुत उन्होंने प्रभावित किया और उनका ये मानना था कि ये बौद्धिक तौर पर इन्हें स्वतंत्र होना चाहिए और दूसरे बुद्धिजीवी जो हैं उन पर इन्हें निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो बुद्धिजीवी हैं मौजूदा दौर में वो जो भी सांस्कृतिक डोमिनेशन, सांस्कृतिक जैसे हम कह सकते हैं कि सर्वोच्चता जो है उसे स्थापित करते हैं, लेकिन ये डोमिनेंस जो है वो आम लोगों की नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है, वो पूंजीपति वर्ग की है, ये उसी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इन्होंने लोक संस्कृति में अपनी दिलचस्पी दिखाई और उनका ये कहना था कि राज्य को एक तरह की हिदायत दे रहे हैं। कहते हैं कि राज्य जो है वो भी आम लोगों के हितों को ध्यान में रखे और सिर्फ शक्ति संपन्न वर्ग जो हैं उनके हितों को आम लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश ना करे। अब आगे देखते हैं हम कि सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी इसका स्वरूप क्या रहा। जैसे अभी आपको बताया है कि इसे एक्सटेंशन ऑफ द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन माना जाता है। इन्होंने, ये जो लेखक थे, लेखक हैं रादर की, इन्होंने कॉलोनियल और नेशनल हिस्टोरियंस जो पश्चिमी इतिहासकार है या राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनके लेखन की इन्होंने आलोचना की है। और इन्होंने किसके ऊपर लिखा? इन्होंने डिप्राइव्ड एंड इग्नोर्ड पीपल, जिन लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया, जिन्हें नजरअंदाज रखा गया, इनके बारे में ये लिखते हैं। इनका अध्ययन इन्होंने करना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ आम लोगों की सोच के ऊपर ही उसी का अध्ययन नहीं किया, बल्कि उनके रहन सहन को भी इन्होंने ध्यान में रखा। अब यह है कि आम आदमी जो है वो विद्रोह करता है, लेकिन वो विद्रोह क्यों करता है, इसके बारे में रणजीत गुहा, जो कि आगे हम इनका भी अध्ययन करते हैं, रणजीत गुहा जो कि भारत में सबाल्टर्न अध्ययन के सबसे प्रमुख विद्वान माने जाते हैं, वो लिखते हैं कि किसान कभी बहाव में बहकर विद्रोह का रास्ता नहीं अपनाता। उनका ये कहना है कि जब वो महसूस करता है कि उसके बार बार निवेदन करने पर भी
इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नहीं निकल सकता, तो मजबूरन उसे विद्रोह का रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विद्रोह और भारतीय राष्ट्रवाद पर पढ़ने वाले उनके प्रभाव सबाल्टर्न इतिहासकारों के मुख्य विषय रहे। अब है कि सबाल्टर्न स्टडीज के लिए सोर्सेस क्या हैं, ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि चलिए आधुनिक भारत के लिए हमें सोर्सेस जो हैं वो काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन सबाल्टर्न के जो विद्वान हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो पेश आती है वो है सोर्सेस की कमी। इसलिए ज्यादातर सबाल्टर्न लेखक जो हैं उन्हें निर्भर करना पड़ता है सरकार के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सरकारी रिपोर्ट्स के ऊपर, इसके अलावा पुलिस और न्याय विभाग की जो रिपोर्ट्स हैं, सेंसस की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन साथ साथ ये लोक गाथाएं, लोक गीत और इसके अलावा इन्होंने इंटरव्यूज वगैरह भी करनी शुरू की जो इनके लिए मेन सोर्सेस हैं। तो इसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि यही कारण, क्योंकि प्राचीन भारत के लिए, इवन मध्यकालीन भारत के लिए भी जिस तरह के सोर्सेस ये विद्वान चाहते हैं इन्हें उपलब्ध नहीं होते, और आधुनिक भारत के लिए भी ये जो लिखना चाहते हैं वो इन्हें सरकारी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो इनके लिए सबसे बड़ी कमी जो है वो बेशक सोर्सेज की रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने इधर उधर से करके अपने लिए स्रोत जो हैं वो जुटाए हैं, और सबसे बढ़कर इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया है। दूसरे विषय जैसे पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, और इस तरह के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके जो विद्वान जो भी उन्होंने प्रदान किया है इन्हें, उन सब को इन्होंने एडॉप्ट करके अपनाकर अपने निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं। अब हम देखें कि भारत में सबाल्टर्न स्टडीज जो है इसकी बात, तो जैसे आपको पहले बताया प्रमुख जो इसके विद्वान हैं वो हैं रणजीत गुहा। अब रणजीत गुहा जो है एक बंगाली थे। सबाल्टर्न अध्ययन के जो पहले 6 भाग उन्हें इन्होंने संपादित किया, और पहला भाग जो 1982 में सबाल्टर्न स्टडीज का प्रकाशित हुआ उसमें वह सबाल्टर्न को कुल भारतीय जनसंख्या, व जिन्हें हम अभिजात वर्ग कहते हैं, के दरमियान जनसंख्या संबंधी अंतर मानना है। द डेमोग्राफिक डिफरेंस, ये जो बिटवीन द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। अब देखिए 2 वर्ग हैं, 2 तरह की बात है। टोटल इंडियन पॉपुलेशन जिसमें चाहे उच्च वर्ग का है, चाहे मध्य वर्ग का है, चाहे निम्न वर्ग का है, सभी लोग आएंगे। तो इसमें अंतर जो है वो कहते हैं सबाल्टर्न जो है वो यही अंतर जो है ये मानता है कि कुल भारतीय जनसंख्या एंड ऑल दोज whom we have described as elite, क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं इतिहास का तो हम ज्यादा करके एलीट वर्ग जो है उसी का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इस अध्ययन का जो मूल विषय है, मकसद है, वो है कि बहुसंख्यक लोग, फिर से वही बात जो कि आम जनता है, समाज में उन्होंने क्या भूमिका निभाई, और भले ये कि टू अंडरस्टैंड द रोल, इस रोल को समझना कि उन्होंने समाज में क्या भूमिका निभाई है, और ये जानना कि इनके ऊपर प्रभु सत्ता जो है किसने स्थापित की, और किसने किस तरह के प्रभाव में
इसका विरोध किया। फिर वही बात है कि हु इस्टेब्लिश्ड सॉवरेनिटी ओवर हुम, इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी। किसने किस पर अपनी प्रभु सत्ता जो है उसे स्थापित किया, और इस प्रभाव का विरोध जो है वो किसने किया। तो जैसे आपको बताया कि आरंभ के जितने के 6 जो सबाल्टर्न स्टडीज, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स हैं, सबाल्टर्न स्टडीज जो हैं बहुत से लेखकों ने इसमें अपने आर्टिकल्स दिए और इन्हें संपादित करने का काम जो है वो रणजीत गुहा ने किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ इंडियन कल्चरल स्टडीज इसकी स्थापना की। आगे देखते हैं हम, इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे, उसमें एक आर्टिकल है ए रोल फॉर प्रोस्पेरिटी फॉर बंगाल, एन ऐसे ऑन द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, मतलब कि जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट हुई, स्थायी बंदोबस्त हुआ, उसके ऊपर विचार जो है और इसकी भूमिका जो है बंगाल के लिए क्या रही, इसके ऊपर उन्होंने इस पर चर्चा की है। दूसरा, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, इसमें इन्होंने किसानों के विद्रोहों का वर्णन किया है। 1783 से, यहां मैं लिखता हूं 1783 से लेकर इन्होंने 1900 ईस्वी के दरमियान 1900 एडी, इसके दरमियान मध्य भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उनका उल्लेख किया है। और ये जो इनके ग्रंथ है 3 एसेज हैं, डोमिनेंस विदाउट हेजीमोनी, इसका मूल मुद्दा जो है वो यही है कि भारतीय इतिहास लेखन औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी परंपराओं पर आधारित है, जो वास्तव में जैसा कि ये मानते हैं कि अनैतिहासिक है, कि इसे हम हिस्ट्री मानते ही नहीं, झूठ है और एलीट वर्ग से प्रभावित है, उनका है। और इन्होंने अपने ये जो डोमिनेंस विदाउट हेजीमोनी है, इसमें नारी के बारे में भी, नारी शक्ति के बारे में भी इन्होंने बात की है कि किस तरह से औरत जो है उसकी समाज में दुर्दशा जो है वो होती थी। इनका एक आर्टिकल चंद्रास डेथ, यहां मैं लिखता हूं, ये एक उनका ऐसे है, इसमें उन्होंने बात जो है वो तो की है चंद्र की, उसकी डेथ की, और इसके जरिए वो समाज में औरत की शोचनीय दशा को दर्शाने की कोशिश करते हैं। अब यह विचार जो है विद्वानों में प्रचलित था कि भारत में राष्ट्रीय इतिहास लेखन परंपरा लंबे समय तक एलीट वर्ग के द्वारा प्रभावित रही है। इस परंपरा के इतिहासकारों ने देश में राष्ट्रीय जागृति को भी उच्च वर्ग की उपलब्धि माना है। इनका ये कहना है कि इसमें भाग तो सबने लिया, लेकिन ये अचीवमेंट जो है ये बताई जाती है कि जो उच्च वर्ग है ये उसकी बदौलत ही आंदोलन जो है ये विकसित हुआ। तो गुहा इस बात पर जोर देते हैं कि एलीट राजनीति जो है उसके पैरेलल लोगों की राजनीति का कार्य क्षेत्र था, जिसके मुख्य अभिनेता निम्न वर्ग और निम्न दल थे, जो जनसंख्या का मेजॉरिटी पार्ट था। मैं दोबारा से इसे रिपीट करता हूं कि गुहा इस बात पर जोर देते हैं कि एलीट पॉलिटिक्स के पैरेलल लोगों की राजनीति जो है उसका भी वो भी चल रही थी, वो उसका जुरिस्डिक्शन था, जिसके मुख्य अभिनेता जो थे, मतलब कि जो पैरेलल चल रही है एलीट वर्ग के, इसके मुख्य अभिनेता निम्न वर्ग और निम्न दल थे।
और यह पार्ट जो है ये हमारी पॉपुलेशन का मेजॉरिटी पार्ट था, बहुसंख्यक थे, क्योंकि एलीट क्लास जो है वो हमेशा से ही मुट्ठी भर ये थोड़े लोग रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो निम्न वर्ग का रहा है, जिसे कि सबाल्टर्न कहा जाता है। अब आगे हम डेविड आर्नल्ड की बात करते हैं। डेविड आर्नल्ड ये भी सबाल्टर्न स्टडीज के प्रारंभिक सदस्य जो थे उनमें एक थे। इन्होंने 7 एसेज जो हैं वो लिखे हैं, अलग अलग पार्ट्स में ये पब्लिश हुए। पहला पार्ट जो है सबाल्टर्न स्टडीज का, ये 1839 से 1939 के बीच में, 90 साल के बीच में, वो आंध्र प्रदेश के गुडम और रंपा के पहाड़ी इलाकों में जो विद्रोह हुए उनका उल्लेख करते हैं। तीसरे पार्ट में इन्होंने मद्रास में जो अकाल पड़ा 1876 से 1878 के बीच, उसका उल्लेख किया है कि इसका प्रभाव जो है वो क्या पड़ा लोगों के ऊपर भी, लोगों की जिंदगी के ऊपर भी। लेकिन 8वें पार्ट में ये जो इनका आर्टिकल है, द कॉलोनियल प्रिजन, ये बहुत ही मजेदार आर्टिकल इनका। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जेलों में भी जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके साथ किस तरह से भेदभाव की नीति जो है वो अपनाई जाती थी। तो बहुत ही डेविड आर्नल्ड ने भी जो बात की है वो विचार करने लायक है। उन्होंने ये बताया कि जेलों में भी वंचित वर्ग जो है, जो सबाल्टर्न वर्ग जिसे हम कहेंगे, कि उनकी दशा जो है काफी शोचनीय रही। अपने विवरण में इन्होंने दिखाया कि 1877 ईस्वी में एक रेफरेंस इन्होंने दिया है 1877। 1877 ईस्वी में जेल में एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है, और ये कॉन्फ्रेंस जो हुई 1877 की, इसमें जो सबाल्टर्न वर्ग थे इन्होंने जेल के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हिंसा, जबरी वसूली, यौन हिंसा वगैरह को लेकर आवाज उठाई। लेकिन आर्नल्ड लिखते हैं कि यह भी एक अफसोस वाली बात है कि इन अधिकारियों के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग तो किया जाता था, लेकिन जेल के सरकारी जांच पड़ताल के रिकॉर्डों में कहीं भी ये बात जो है ये दर्ज नहीं थी। आगे डेविड हार्डिमन, ये 8वें वॉल्यूम में सबाल्टर्न स्टडीज के सह संपादक थे। मॉडर्न इंडिया इनके अध्ययन का मुख्य विषय रहा, और इन्होंने जो औपनिवेशिक राज्य है, ग्रामीण समाज और राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके क्या प्रभाव पड़े इसका अध्ययन किया है। और इनका एक आर्टिकल आदिवासी असर्शन इन साउथ गुजरात, द देवी मूवमेंट ऑफ 1922-23, इसमें इन्होंने बताया है कि एक देवी का ये उल्लेख करते हैं, और वो माना जाता है कि उसने लोगों को शराब का सेवन ना करने और शराब के व्यापारियों का बाइकआउट करने का आदेश दिया था। अब आदिवासी जो हैं उन्होंने शराब के व्यापारियों के विरुद्ध आंदोलन किया, और ये अंग्रेजों के द्वारा बिक्री का अधिकार पाकर आदिवासियों की कीमत पर अमीर हो रहे थे, ये जो ठेकेदार थे। तो दक्षिण गुजरात में आदिवासियों को किस तरह से ये बताया गया कि देवी ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो शराब का सेवन ना करें। शराब के ये जो ठेकेदार हैं
इनका वो बहिष्कार करें। तो इस अपने अध्ययन में उन्होंने मानव शास्त्र विज्ञान की तकनीक अपनाई है। बहुत ही इनकी भूमिका, इनका योगदान जो है ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे दीपेश चक्रवर्ती, ये भी एक बंगाली इतिहासकार। अब पीछे आपको बताया था मैंने कि अंग्रेज इतिहासकार थॉमसन, उसने हिस्ट्री फ्रॉम डाउन अंडर की बात की। तो दीपेश चक्रवर्ती जो हैं, इन्होंने सबाल्टर्न अध्ययन और नीचे से इतिहास जो है, इसमें अंतर जो है क्या है, इसके ऊपर रोशनी डाली है। सबाल्टर्न स्टडीज के दूसरे भाग में इन्होंने कलकत्ता की पटसन की मिलें, वहां जो मजदूर काम करने वाले थे 1890 से 1940 के दरमियान 50 साल में उनकी क्या दशा थी, इसका अध्ययन किया है। सबाल्टर्न स्टडीज के ही तीसरे भाग में इन्होंने उल्लेख किया है मजदूरों का, वो भी जूट मिल्स में ही, पटसन की मिलों में ही, 1920 से 1940 के दरमियान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जूट मिल्स में पटसन की मिल, क्योंकि पटसन जो है यह उद्योग बंगाल का प्रमुख उद्योग था, तो वहां पर मजदूरों के साथ किस प्रकार दुर्दशा की जाती थी, दीपेश चक्रवर्ती ने इसका उल्लेख किया है। आगे हम तीन विद्वान इनकी बात करते हैं। ज्ञान पांडे, उन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज के दूसरे भाग में अवध के किसान आंदोलन 1919 से 1922, पीसेंट मूवमेंट इन अवध फ्रॉम 1919 टू 1922, और इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी उन्होंने चर्चा की है, इसको उन्होंने दर्शाया है। दूसरे एन.के. चंद्रा, इन्होंने भी दूसरे भाग में ही एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन बर्धवान, बंगाल का इलाका, यहां इन्होंने जो गरीब किसान और कृषि मजदूर, इनके इकोनॉमिक प्लाइट, मतलब कि इनकी आर्थिक दुर्दशा जो है, इसको इन्होंने दर्शाया है। शाहिद अमीन रणजीत गुहा के बहुत ही करीबी सहयोगी थे। सबाल्टर्न स्टडीज के तीसरे भाग में इन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की है कि गांधी जी में ऐसा क्या था जिसने किसानों को प्रेरित किया, कि किसान जो हैं बड़ी संख्या में गांधी जी के साथ मिल गए। इसके अलावा इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मेकिंग द नेशन हैबिटेबल, और एक इन्होंने किताब लिखी, रिमेंबरिंग द मुसलमान्स। लेकिन इन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखने के खतरे और इनके दुष्प्रभावों पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। आगे गौतम भद्रा, इनकी हम बात करेंगे। इन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज के चौथे पार्ट में 4 रिबेल्स ऑफ 1857 ये आर्टिकल लिखा है। अब देखिए, 1857 की क्रांति में आम लोगों की बात जो है वो नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ चंद जो नेता लोग थे जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने ही शहीदी प्राप्त की, सिर्फ उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए, बल्कि इसमें आम लोग भी थे और वो कहीं गुम हो गए हैं, उनके बारे में कोई जानता नहीं है।
हम कई बार पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं। इन मूवीज में अगर हम देखें तो कई ऐसे करेक्टर्स जो हैं वो दर्शाए जाते हैं और हम सोचते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये तो ऐसी एक कहानी मात्र थी, लेकिन आम लोग कितने बड़ी तादाद में उन्होंने भी इसमें शहीदी प्राप्त की। इसी तरह से 4 ऐसे रिबेल्स, शाहमल, देवी सिंह, गोनू और मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनका उल्लेख जो है, इनका योगदान जो है 1857 की क्रांति में, इसे गौतम भद्रा ने अपने इस आर्टिकल में दर्शाया है। इसके बाद है रामचंद्र गुहा। इन्होंने 1893 से 1921 28 साल में उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा है सबाल्टर्न स्टडीज के चौथे पार्ट में, फॉरेस्ट्री एंड सोशल प्रोटेस्ट इन ब्रिटिश कुमाऊं, कुमाऊं का इलाका। इसमें ये जो जंगलों को लेकर जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, और इसमें इन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि 1973 ईस्वी में जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी नींव जो है वो दरअसल 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ही देखी जा सकती है, और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में कुमाऊं के जो पहाड़ी लोग थे, उन्होंने सरकार द्वारा जंगलों की सुरक्षा के आदेश के परिणाम स्वरूप हिंसात्मक विद्रोह कर दिया था। देखिए इनकी रोजी रोटी जो थी, जो जंगली कबीले थे, आदिवासी थे, ये जंगलों के ऊपर ही निर्भर करती थी, लेकिन सरकार ने एक आदेश जारी किया और जंगलों से लकड़ी काटने या इस तरह की और कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगा दी थी। तो यहां पर विद्रोह हुए, और एक बहुत ही बड़ा विद्रोह जो है हम देखते हैं जो कि बंगाल में शुरू हुआ था, और जीतू संथाल के अगुवाई में मालदा में ये आंदोलन हुआ, और ये भी सबाल्टर्न अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। और 1924 ईस्वी में ये जमींदारों के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ था 1932 ईस्वी तक जारी रहा, जब आखिरकार जीतू संथाल को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। सुमित सरकार, इन्हें एक मार्क्सिस्ट लेखक भी माना जाता है, लेकिन जब ये रणजीत गुहा के प्रभाव में आए तो इसके बाद इन्होंने अपनी विचारधारा जो है उसे थोड़ा सा बदला, और अब उनकी प्रमुख रचनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन में जनसाधारण का इतिहास, वंचित वर्गों का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का नेतृत्व, और विदेशी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसका प्रभावी स्वरूप जो है वो देखने में मिलता है। तो इन्होंने भी बहुत सी पुस्तकों की रचना की है, जिनमें प्रमुख हैं स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, पॉपुलर मूवमेंट्स एंड मिडिल क्लास लीडरशिप इन लेट कॉलोनियल इंडिया, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, राइटिंग सोशल हिस्ट्री, और मॉडर्न इंडिया 1857 से 1947 तक। इसके अलावा इन्होंने कुछ आर्टिकल भी लिखे, लिमिट्स ऑफ नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद की जो सीमितताएं हैं वो क्या हैं, डिक्लाइन ऑफ द सबाल्टर्न इन सबाल्टर्न स्टडीज, के सबाल्टर्न अध्ययन में ये जो वंचित वर्ग हैं इनका पतन जो है ये किस तरह से दिखाया है। इसके अलावा बियॉन्ड नेशनलिस्ट फ्रेम, तो वो ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन के नीचे से इतिहास वाली परंपरा जो है, हिस्ट्री फ्रॉम डाउन अंडर या डाउन बिलो, उसके काफी ये निकट हैं, और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक
पॉपुलर मूवमेंट्स एंड मिडिल क्लास लीडरशिप इन लेट कॉलोनियल इंडिया जो है उसके भूमिका में भी किया है। डॉक्टर सुमित सरकार ने सबाल्टर्न अध्ययन के संबंध में काफी चिंतनशील विचार व्यक्त किए हैं। उनका यह मानना है कि निस्संदेह सबाल्टर्न अध्ययन औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, यहां तक कि मार्क्सवादी परंपराओं में भी श्रेष्ठता की सभी किस्मों की आलोचना करता है, लेकिन इसके बावजूद इसका केंद्र बिंदु निम्न वर्ग है। इसके गाइड्स जो हैं, इसके पथ प्रदर्शक जो हैं, वो उनके प्रयास हमारे इतिहास लेखन में एक बड़ी सफलता है। और अपने ये जो लेखन राइटिंग इनकी अभी बताई है, डिक्लाइन ऑफ द सबाल्टर्न इन सबाल्टर्न स्टडीज, उसमें वो लिखते हैं कि वंचित वर्ग के कार्यों और उनकी मनोदशा पर जोर देने के बावजूद उनके सामाजिक इतिहास को नजरअंदाज रखा गया है। मतलब अभी भी डॉक्टर सुमित सरकार का मानना है कि सबाल्टर्न वर्ग जो है वो सबाल्टर्न स्टडीज में उसका इतना ज्यादा उसकी बात जो है वो नहीं हो पाई है। पार्थ चटर्जी एक और बंगाली, और पार्थ चटर्जी जो हैं वो इसके जो फाउंडर मेंबर्स सबाल्टर्न ग्रुप के, उसमें ये शामिल हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड डेरिवेटिव कोर्स, और दूसरी किताब द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स। इसके अलावा इन्होंने कुछ एसेज भी लिखे हैं, क्लेम्स ऑन द पास्ट, इस द जीनियोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब इसमें क्या है कि इन्होंने जो रूढ़िवादी पश्चिमी लेखक हैं उनकी आलोचना की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम युग को, भारत के इतिहास के मुस्लिम युग को कहा है कि यह कट्टरवादी था, असहनशील था, और मध्यकाल जो है वो भारत के इतिहास का एक अंधकार का युग था। इसके अलावा वो मानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड जो है, औपनिवेशिक काल जो है, वो भारतीय इतिहास में निश्चित रूप से पुनर्जागृति का काल था, जिसमें आधुनिकता और जागृति जो है वो प्राप्त हुई भारत को आधुनिक तौर तरीके से। उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगालियों के द्वारा भारत के इतिहास लेखन का क्रिटिकल एनालिसिस किया है, और उनका मानना है कि इन भारतीय लेखकों ने इतिहास को उचित ठहराने के लिए यूरोपियन इतिहास लेखन से राज्यपद, प्रभुसत्ता, देश आदि सिद्धांत जो हैं वो ग्रहण किए हैं। लेकिन इस काल को वो एक तरह से बेहतर काल मानते हैं जहां तक रेनेसां का संबंध है, पुनर्जागृति का संबंध है। आगे हम दो और सबाल्टर्न लेखकों की बात करेंगे। पहले हैं अरविंद दास और दूसरे हैं स्टीफन हेनिंगम। अरविंद दास ने सबाल्टर्न स्टडीज के दूसरे भाग में आर्टिकल लिखा, अग्रेरियन चेंज फ्रॉम अबव एंड बिलो। इन्होंने बंगाल का अध्ययन किया है 1947 से 1978 के बीच में। अब देखिए, इसमें दो आंदोलनों की वो बात करते हैं। एक है भूदान आंदोलन, दूसरा है जिम्मेदारी प्रणाली जो है उसके समाप्त होने का।
अब भूदान आंदोलन या जिम्मेदारी प्रथा को खत्म करने की बात जहां तक होती है, तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय जो है वो हमारे इतिहासकारों ने बुर्जुआजी क्लास को दिया है। परंतु ये सुधार जो हैं ये उच्च वर्ग से प्रभावित ना होकर किसानों के निजी प्रयासों का परिणाम था, ऐसा अरविंद दास मानते हैं। और उन्होंने इसे साबित भी किया है। वो कहते हैं कि जमींदारी प्रथा जो है ये कोई अपने आप नहीं खत्म हो गई है, ये किसी के प्रभाव में, ये कोई बुर्जुआजी क्लास या सरकार की ओर से ही इसे अपने आप खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए वो कहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा के वर्षों तक आंदोलन जो चला, उसी के परिणाम स्वरूप भूदान आंदोलन, ये जमींदारी प्रथा जो है वो समाप्त हुई। इसी तरह से वो दूसरा जो है तेलंगाना में आक्रामक साम्यवादियों के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन था, जो भूदान मूवमेंट की बात की जाती है। और इन दोनों आंदोलनों की जब डॉक्टर दास बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्लास स्ट्रगल के तौर पर इसे दिखाया है। और उनका यह मानना है कि कृषि परिवर्तन को उच्च वर्ग द्वारा स्पॉन्सर्ड भूमि सुधारों के रूप में प्रकट करना इस प्रकार है मानो वास्तविकता को पकड़े बिना परछाई का पीछा करने का प्रयास करना। कहते हैं कि किया काम किसी और का है, एफर्ट किसी और का है, हम किसी और को इसका श्रेय दे रहे हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दी है, मुझे बड़ी पसंद आई इनकी जो लैंग्वेज है। कहते हैं कि रियलिटी को हमने पकड़ना है, लेकिन हम रियलिटी को नहीं पकड़ रहे, हम उसे छोड़ रहे हैं और परछाई का ही पीछा करते जा रहे हैं कि परछाई को हम पकड़ लें। कहते हैं कि ये इस तरह से एफर्ट है। तो स्टीफन ये जो अरविंद दास का ये आर्टिकल है, ये बहुत ही मतलब कि कई बातों से ये मन को छूने वाला है। फिर स्टीफन हेनिंगम, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, जो बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात वो कर रहे हैं, सारे भारत की बात नहीं उन्होंने की, कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार के साथ ही लगता था, इसमें उन्होंने भूमिका दिखाई है, इनका योगदान दिया है बुर्जुआजी वर्ग का भी, जो जिसे हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और इनके साथ साथ निम्न वर्ग का भी। वो कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये सिर्फ बुर्जुआजी वर्ग का ही आंदोलन नहीं था, सिर्फ उन्हीं की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आम लोगों की, निम्न वर्ग की भूमिका जो है वो भी महत्वपूर्ण है। अब हम इसकी असेसमेंट करेंगे। अब सबाल्टर्न अध्ययन जो है ये निश्चित रूप से इतिहास की एक नई परंपरा इसे माना जाता है। और सबाल्टर्न राइटर्स जो हैं उन्होंने अपने सामने दो उद्देश्य रखे, जिन उद्देश्यों को लेकर इन्होंने इतिहास का पुनर्लेखन आरंभ किया। ये कौन से थे दो उद्देश्य? पहला, रिफ्यूटिंग एलीट हिस्टोरियंस फॉर देयर बायस्ड कंक्लूजन्स, कि कुलीन इतिहासकारों के जो विवरण हैं, जो उल्लेख हैं, उनमें उनके पूर्वाग्रह जो हैं कि वो पहले ही एक बात को लेकर, एक निशाने को लेकर चले हैं और उसी के आधार पर वो अपना निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है वो प्रस्तुत करते हैं, इसका वो खंडन करते हैं। और दूसरा, इतिहास में निम्न वर्गों की भूमिका पर प्रकाश डालना, इसे प्रकाशित करना। लेकिन सबाल्टर्न इतिहासकारों ने एक बात जो सबने मानी वो ये है कि निम्न वर्ग जो है, अगर उनकी दशा खराब रही तो उसके लिए हम किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, बल्कि वो
दे वर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स, वो इसके लिए खुद ही जिम्मेवार थे। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय इतिहासकारों ने भी अपने लेखों में मासेस या लोअर क्लासेस या ऐसे कई शब्दों का उल्लेख किया है, लेकिन सबाल्टर्न लेखक कहते हैं कि इस तरह के उनके विचार जो हैं वो सिर्फ छल मात्र हैं, सिर्फ किसी को धोखा देने वाली बात है। इन लेखकों के अधीन वर्ग में जागृति के अभाव के लिए, जैसे कहा कि खुद ही जिम्मेवार मानते हैं, और यहाँ डॉक्टर गायत्री स्पिवक की बात जो है वो रखनी जरूरी है। वो कहते हैं कि सबाल्टर्न अपने लिए कभी नहीं बोल सकते। अब देखिए, बात उनकी पूरे पते की है, कोई भी गरीब आदमी जिसके पास अधिकार नहीं है वो अपने लिए क्या बोलेगा, और अपने अधिकारों के लिए हमेशा उच्च वर्ग पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि समाज में वे अपनी स्थिति को लेकर जागरूक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करूंगा कि हम ये नहीं कह सकते कि वो जागरूक नहीं है, जागरूक है, लेकिन उनके हालात जो है वो इसकी इजाजत नहीं उन्हें देते कि भाई वो एकदम से विद्रोह का रास्ता जो है वो इख्तियार करने लगे। तो इन सब के बावजूद भी एक चीज जो है जो हम इन इतिहासकारों के लिए कहेंगे तो ये है कि इस परंपरा के इतिहासकार जो हैं उन्होंने धूल भरे और अंधेरे कमरों में से बहुत से रिकॉर्ड्स जो हैं उन्हें ढूंढ निकाला, और जिन्हें माना जाता था कि ये विषय जो हैं ये खत्म हो गए, ये इन्हें इनका सॉल्यूशन जो है ये हमने निकाल लिया है, ये सेटल्ड हो गए हैं, और उस चैप्टर को खत्म कर दिया था। इन्होंने नए सिरे से उसकी पुनर्रचना करने के लिए उन पर दोबारा से बात करनी शुरू की है। अब ये परंपरा जो है सिर्फ इतिहास तक ही या दूसरी सोशल साइंसेस तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि अगर हम लिटरेचर की बात करें, कल्चर की बात करें, वुमेन पावर की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, इन एस्पेक्ट्स को भी इसने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सबाल्टर्न स्टडीज जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी बन चुकी है। ये था हमारे टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा। ये सिर्फ डिग्री या पीजी क्लासेस के लिए नहीं, बल्कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी वगैरह, नेट वगैरह की, उन्हें भी काफ़ी उनके लिए मददगार साबित होगा, मेरा मानना है ऐसा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये मेरा जो मेल दी है, आप इस मेल पर अपना मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने और आगे दोस्तों में, सर्कल में, और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल का आइकन भी आप दबाएं ताकि आपको भविष्य में भी और हमारी जो और नए नए लेक्चर्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।